हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुड़िया कुमारी। मैं बिहार राज्य के मधुबनी ज़िला से बिलोंग करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक रहेगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है जो हमारे देश, संप्रदाय, समाज, परिवार के लोगों में ऐसा बैठ गया है जिसके कारण आज देश की हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अगर हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले नज़र आता है राजनीतिक। आज हमारे यहाँ मतलब जिस शासन का बागडोर चल रहा है वह जनता के हाथों में है और राष्ट्र की उच्च सत्ता उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो शिक्षा से परिपूर्ण हो। शिक्षा से परिपूर्ण हो। यहाँ प्रजातंत्र के नाम पर ऐसे ऐरो गैरो विधानसभा सांसद में नजर आते हैं जिन्हें तो लिखना तक नहीं आता है। अगर ऐसे व्यक्ति हमारे देश का नेतृत्व करेंगे तो हमारा देश कैसे विकास होगा। और आज देखा जाए तो चुनाव के कारण पानी की तरह पैसे बहाया जाता है। झूठ बोलकर बेईमानी करके लोगों को दिलासा देकर मंत्री और नेता लोग कुर्सी के चक्कर काटते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति हमारे देश की जनता का नेतृत्व करेंगे तो इससे हम जनता का नेतृत्व करेंगे तो कभी वह ईमानदारी से तो कर ही नहीं सकते हैं, सबसे पहले बात। दूसरी बात है कि आज हमारा देश अंधविश्वासों से इतना जर्जरा रहा है कि वहाँ के लोगों को सोचने का, कुछ स्वच्छ विचार उत्पन्न करने में समर्थ ही नहीं है। जो लोगों को संप्रदाय, समाज में देखते हैं उसी का असर उसके सामाजिक जीवन पर पड़ जाता है, जिससे वह सोचने में असमर्थ रहते हैं। देखा जाए तो आज किसी भी कार्य में, चाहे सरकारी कार्य हो या और भी कोई कार्य हो, चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक घूस लेते हैं, जबकि उसे सरकार से वेतन मिलता है तब पर भी घूस लेते हैं। लालच और असंतुष्टि एक ऐसा रोग है जिससे मानव को नीचे गिरने पर विवश कर देता है। हमारे देश का आर्थिक विकास रुकता जा रहा है और अच्छे व्यक्ति घर में बैठे हैं और अयोग्य व्यक्ति अच्छे पदों पर विद्वान है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गुड़िया, वेरी गुड। गुड़िया बड़ी अच्छी से अपनी बातों को रखी, स्पष्ट रूप से लिख रखी और भ्रष्टाचार के बारे में जो जहाँ तक इसके समझ में था उस बातों को कोशिश की रखने का। भ्रष्टाचार ही नहीं, अंधविश्वास को भी इन्होंने उजागर किया। नेक्स्ट जो है सनी जी आएंगे। आइए सनी। आदरणीय गुरुजन एवं इस कक्षा में उपस्थित प्रिय भाई एवं बहनों, आप सभी के सामने अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत गौरव एवं सम्मान का विषय है। माननीय महोदय, मैं सनी कुमार पूर्वी चंपारण के एक छोटे से गांव फुलवड़िया के निवासी हूं, जहां प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता तथा नागरिकों की साक्षरता दर आज भी चिंता का विषय है। मैं आभारी हूँ उन्हीं तकनीकी विद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों की जहां शिक्षा ग्रहण करके आज मैं सिविल सर्विसेज क्लास तक का सफ़र कर पाई। मैं आभारी हूं अपने माता पिता की, जिन्होंने छोटे बड़ों का भेदभाव न करते हुए मेरे अंदर की महत्वाकांक्षाओं को सदैव अपने जीवन की प्राथमिकता बनाई। उन्होंने अपने गांव, अपने देश और अपने संस्कृति पर सदैव गर्व करना सिखाया। माननीय महोदय, एक जनरल स्टूडेंट से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट बनने तक का सफ़र इनक्रेडिबल जीएस के प्रथम फाउंडेशन बैच से आरंभ हुई। हमारा राज्य बिहार प्राचीन काल से अपने देश और संपूर्ण विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है, इस मुद्दा पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया, जिसके उत्तर दिशा में नेपाल देश, दक्षिण दिशा में झारखंड राज्य, पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल राज्य और पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य अवस्थित है, जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं समय समय पे आती रहती है। सबसे पहले आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 195 देश हैं
और विश्व के अधिकांशतः देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था, अधिकांशतः देश है जहाँ पे अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जैसे नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ इत्यादि। विश्व में सबसे पहले लिच्छवी गणतंत्र की स्थापना बिहार के वैशाली जिला से प्रारंभ हुई। बिहार के वैशाली जिला से प्रारंभ हुई। दूसरी बात, पूरे विश्व में सबसे पहले शिक्षा का अध्ययन बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में कराया गया, जो प्राचीन काल से लेकर और अभी तक दुनिया के सबसे यूनिवर्सिटी हुआ करती है। नालंदा यूनिवर्सिटी में अनेक विदेशी यात्री जैसे फाहियान, हेनसांग, इतिसंग विदेशी यात्री शिक्षा अध्ययन करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी आया करते थे। पर दुर्भाग्य की बात हम लोग के लिए है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एक विदेशी यात्री बख्तियार खिलजी ने उसे बुरी तरह विध्वंस कर दिया। आज भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले, संपूर्ण भारत में सबसे पहले सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिला से आरंभ हुई। चंपारण सत्याग्रह के तत्पश्चात असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य हुए और चंपारण सत्याग्रह के तत्पश्चात भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी और तेजी से होने लगी। आज भारत के प्रत्येक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मुस्लिम समुदाय के लोग निवास करते हैं। उनका प्रमुख भाषा होता है उर्दू। संपूर्ण भारत में सबसे पहले उर्दू को द्वितीय राजभाषा दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य भी उर्दू को द्वितीय राजभाषा देने वाला दूसरा राज्य बना बिहार। आज भारत के 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था प्रचलित है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण देने का कार्य संपूर्ण देश में सबसे पहले बिहार किया। तत्पश्चात महिलाओं की स्थिति गांव के स्तर पे धीरे धीरे सुधरने लगी है। बिहार वह भूमि है जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, देश के प्रथम राष्ट्रपति जन्म लिए, देश के राष्ट्र कवि जन्म लिए, महावीर स्वामी, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीर कुंवर सिंह इत्यादि महापुरुषों ने जन्म लिया। बिहार वह भूमि है जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र का विवाह मिथिला के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। सर अभी रुकिए ना। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि हमारा प्रांत बिहार अपने देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को प्राचीन समय से कुछ न कुछ ज्ञान देते आ रही है। एक परिकल्पना के अनुसार हम कह सकते हैं कि अगर बिहार इस दुनिया में नहीं होता तो आज अपने देश की और संपूर्ण विश्व की स्थिति क्या होती। आज अपना बिहार नहीं होता तो आज विश्व के अधिकांशतः देशों में राजतंत्र व्यवस्था प्रचलित होती, लोकतंत्र व्यवस्था प्रचलित नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र का ज्ञान सबसे पहले विश्व में बिहार के वैशाली जिला में प्रारंभ हुई। अगर आज अपना बिहार नहीं होता तो आज संपूर्ण विश्व पे राक्षस राज रावण का राज चलता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता सीता की जन्म मिथिला में हुआ, बिहार के, उनका शादी अयोध्या हुआ, वो बन गई। अगर वो बन नहीं जाती तो उनका हरण नहीं होता, फिर भगवान राम राक्षस राज रावण का वध नहीं करते। अगर वध नहीं करते तो आज संपूर्ण विश्व पे
रावण का राज चलता। आज अगर अपना बिहार नहीं होता तो भारत देश अभी तक गुलाम होती, क्योंकि भारत की आज़ादी के लिए प्रथम सत्याग्रह चंपारण से प्रारंभ हुई। आज अपना बिहार नहीं होता तो आज भी अपने गांव की महिलाओं की स्थिति दयनीय होती। अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सनी, बिहार के बारे में बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बड़े अच्छे से, बड़े सहजपूर्ण होके एक सटीक शब्दों के माध्यम से आपने बिहार के बारे में समझाया। शायद हम लोग को समझने की ज़रूरत है, ये वही बुद्ध का बिहार है, यही वो चाणक्य का बिहार है, जहाँ से ज्ञान से लेके सब किसी का जन्म दुनिया का, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, सबका मुख्य बिंदु जो है अपना बिहार ही रहा। लेकिन दुर्भाग्य कुछ नेताओं की वजह से ये बिहार जो है आज बर्बादी के कगार पे चल गया है। खैर, समय का पहिया घूमता है, फिर से बिहार जो है पूरे हिंदुस्तान में बाहर लेकर आएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और एक बात और जरूर करते हैं कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, या जो लोग इस समय देखते हैं, आपको लगता है इससे तो बढ़िया हम बोल देंगे, बस वो लगता है। जब आप यहाँ पे आइएगा रियलिटी कुछ और है। जब यहाँ पे आने के बाद में कितना भी कोई तैयारी क्यों ना कर ले, यहाँ आने के बाद में पहले 5 बार ऐसे ही से होता है, इंसान करता अपने आप को कांस्टेंट करने के लिए, है ना। वो ऐसे ही से नहीं करता है, वो अपने आप को कांस्टेंट कर रहा, क्योंकि वाइब्रेट हो रहा है उसका बॉडी, क्योंकि सामने एक तो गुरुदेव है, दूसरा सामने कैमरा है, दुनिया देख रही है कि नहीं, और तीसरा में इसे आपको लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप आ सकते हैं, आके ट्राई कर सकते हैं, है ना। अब कोई और नहीं आएंगे, अब आएंगे आकाश जी। आइए आकाश जी, आने दीजिए आकाश जी को। हेलो डियर, आई एम आकाश कुमार एंड मैं बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ मार्क्स के कारण मेरा एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पाया, तो मैं अपने फ्यूचर का एक बेसिक फाउंडेशन बैच यहाँ से स्टार्ट करते हुए बीपीएससी का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया हूँ। हालांकि मुझको इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, आर्ट्स के बारे में। और मेरा आज का टॉपिक है पॉपुलेशन कंट्रोल। जो जनसंख्या आबादी जो है काफ़ी हद से ज़्यादा जो रेट है काफ़ी बढ़ते जा रही है बिहार में, उसी पे मेरा चर्चा रहेगा। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि पॉपुलेशन जो उसके 3-4 मुख्य कारण हैं, जिसका सबसे पहला मुख्य कारण है अशिक्षा। एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है बिहार के लोगों का काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, अभी काफ़ी लोग अथी है, जिस कारण उससे हमारी जनसंख्या का पे इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। साथ ही एक इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारे स्टेट में, उसका भी डिसबैलेंस का मुख्य कारण यही है। इससे सबसे बड़ा मेजर इफेक्ट आता है एक इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन पे, हमारे शिक्षा जो होता है एजुकेशनल रेट ऑफ जो है उससे, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मल्टीपल इफेक्ट है जिसका मुख्य कारण जनसंख्या का बढ़ना है। इसे कंट्रोल करने के बहुत सारे उपाय है। एक तो स्लोगन जो होता है प्रिंट मीडिया द्वारा, ये सब द्वारा जागरूकता करना लोगों को, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना प्राइज का, कि जिनके पास इस कैटेगरी के अंदर जो आएंगे, जिनके पास 2 बच्चे होंगे, उनको कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा उनको एक्साइटमेंट अंदर से देना कि हाँ लोगों को इसके प्रति जागरूकता फील हो कि हाँ इससे कुछ फ़ायदा है, कुछ स्पेशलिस्टी उनको ज़्यादा देने का, गवर्नमेंट को हाँ कुछ योजना चलाना उस टाइप के। जो स्लोगन है हम दो हमारे दो, इस टाइप के कुछ उससे
प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना, उससे एसोसिएट करके, उससे जोड़कर उनको विशेष कुछ लाभ देना, ऐसे जिनके पास 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं उनके अलावा उनको कुछ, जिस कारण लोगों में उत्साह जागृत हो। सेकेंड पॉइंट है कि हम अगर मेडिकल हेल्थ के अनुसार देखें तो सर्वप्रथम ये जो बायोलॉजी में एक टर्म आता है बैरियर मेथड, या बहुत सारे मेथड होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ऐसे सारे जिसके द्वारा हम अपने जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि वो एक टेम्परेरी अथी है, उसके द्वारा मेन तो स्वयं की इच्छा ही होती है, बट उसके द्वारा भी काफ़ी मेडिकल हेल्थ की एडवांस टेक्नोलॉजी अगर अच्छे स्तर पे अगर ग्रामीण इलाकों में हो, जिस कारण हमारे रिप्रोडक्टिव और जो मेडिकल होता है जनसंख्या का पॉपुलेशन कंट्रोल पे काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा। और इसको और सारे बहुत सारे फैक्टर है जो कि अभी इतने पुअर इकोनॉमिक कंडीशन होने के कारण पॉसिबल नहीं है। यूपी और बिहार जैसे मतलब नॉर्मल स्टेट में और सारे स्टेट में तो ये सब पॉसिबल हो सकता है, बट हमारे यहाँ नहीं हो सकता। इसी बात को कहते हुए हम यही कहेंगे कि जनसंख्या एक बहुत बड़ी ड्रास्टिक एक प्रॉब्लम है, जिसको सभी एक पॉपुलेशन का, सभी जो मानव है उसको एक सेंसिटिव प्रॉब्लम के रूप में इसको देखना चाहिए, और अपने स्तर पे हर एक अच्छा, अपने जो स्तर पे उनके अनुसार इकोनॉमिक कंडीशन उनका या जो हो उसके अनुसार एक अच्छा कदम लेकर इसको रोकने या इस पर मतलब अच्छा से अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट करके उसको मतलब अथी करना चाहिए, जिस कारण कि आने वाला समय को, फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके। थैंक यू। थैंक यू आकाश जी। आकाश जी के बारे में कुछ शब्द नए हैं, है ना, आज ही इनका एडमिशन हो, कुछ शब्द इनके बारे में जरा बता दिया जाए, है कि नहीं। बड़े शर्मीले स्वभाव के हैं एक, और बड़े स्वावलंबी हैं, जीवन में बस एक ही टारगेट लेके चले, बस IIT। बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिली लेकिन कहीं पे कोई इनकी चॉइस नहीं थी, नहीं मिली, कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है। इन्हें बड़े अच्छे से बताते थे सुजीत सर, बस ज़िंदगी का एक ही मकसद है और एक ही फंडा है, हम किसी काम में असफल होते हैं, बस ज़िंदगी में नहीं होते हैं। हमने ज़िंदगी को एक नए रूप से, नए रंग से इसको जोड़ने की कोशिश की है, और ये फिर से इस मोड में, यानी कि BPSC के मोड में ये चले आए। इनकी एक खासियत, बड़ी अच्छी सी बात है कि बड़े सौम्य हैं और बहुत कम बोलते हैं। आप इनसे रहिएगा तो आपको रूबरू मिल जाएगा, और एकदम कंट्रोल, बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो अपने आप को कंट्रोल करते हो, और ऐसे भी क्यों ना कंट्रोल हो, चंपारण के जो निकले, है कि नहीं। लेकिन चंपारण के सब नहीं, है कि नहीं, कुछ ही लोग हैं, कुछ लोग बड़े डेंजरस वाले मनुष्य भी आए हुए हैं चंपारण के। नाम नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ से, नहीं तो जो भी वीडियो देखें कहेंगे तुम्हारे बारे में सुजीत सर बोल रहे थे। एक बार फिर से विकास जी, आकाश जी, थैंक यू। पहला क्लास में और पहली क्लास में आके आज तक बेचारे अपने जीवन काल में कभी बोले नहीं, और डायरेक्ट सुजीत सर अभी आए ही, आज ही हुई एंट्री और आज ही आप स्टेज पे बुला दिए, उसके बाद भी इतना बात बोलना। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इस बात का लगा विकास जी आपकी बातों को, कि आपने जनसंख्या को रोकने में एजुकेशन की बात जो बोले ना, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब अंदर से हार्टली मतलब हैप्पीनेस फील हुआ मुझे कि देखो इंसान कितनी गहराई से सोच रहा है। आप इसमें बहुत सारी पॉइंट होती, बहुत सारी पॉइंट होती है, अनलिमिटेड पॉइंट है, और हर पॉइंट कहीं ना कहीं उसका काउजेस बनते चला जाता है, लेकिन उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इमीडिएटली कॉज है, वो है एजुकेशन, और वही बात आपने रखा। अगेन फिर से थैंक्स। आइए, क्या नाम है, रतन जी निकलिए बाहर। बाल नहीं कटा लेते हैं रतन जी, यहाँ पे गिर रहा, इससे क्या होगा, काला हो जाएगा पूरा। कटाइए, ऑफिसर की तरह देखने में लगी है, ये हटा लीजिएगा, ठीक ना। चलिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रतन कुमार। मैं आज बात करने वाला हूँ ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती हुई समस्या। ये हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और बनने दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग इसके बढ़ने के कारण है, मतलब हमारे यहाँ दिन भर चलने वाले फ्रिज, कूलर, AC मशीनों और
और गाड़ियों द्वारा पोल्यूशन निकलने के कारण इनके द्वारा निकलने से ज़्यादा हमारा भू ताप बहुत बढ़ रहा है, जिसके कारण यह ताप कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने से हमारे मतलब यह हमारा धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और गर्म होने के कारण हमारा यह पृथ्वी गर्म होने के कारण हमारे जो बर्फीले स्थान है, जो क्षेत्र है वो पिघल रहा है, जिससे हमारा जल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जल बढ़ने के कारण कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जलमग्न होने वाले हैं। इसका रोकथाम करने के लिए हमें ज़्यादा पेड़ों को लगाना और धुआं रहित चालकों का उपयोग करना, और यही सब पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं, वेरी गुड। थैंक यू रतन जी। रतन जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाए, है ना। पर्यावरण की रोकथाम करना है, प्रदूषण को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को जो है उसको क्या करना है, कम करना है। देखिए, एक चीज तो आपको बता देते हैं, आपको कभी शर्माना नहीं है। देखिए, मैं आपका टीचर हूं ना, मैं गुरु हूं, मेरा फर्ज और धर्म बनता है कि मैं आप पे गुस्सा करूं। एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो गुस्सा करता है, एक अच्छा शिक्षक होता है जो कड़वी बातें बोलता है कि नहीं। और एक बिजनेस वाला जो टीचर होता है वो हमेशा मीठी बातें बोलता है। आपको कोई मतलब नहीं आपकी जिंदगी कहां जाने वाली है, क्या होगा, कोई मतलब नहीं, इसी में जो पास करेंगे उनको लेके चल देगा। रियल में एक टीचर जो होता है वो संपूर्ण क्लास को आगे लेके चलता है। आप जितना बोल रहे हैं ना, आप यकीन मानिए जो मेंस दे चुके हैं 2 साल 3 साल पटना में रह चुके हैं, इस कोचिंग से लेके उस कोचिंग तक सफर तय कर चुके हैं, एक मोटी अमाउंट जो है घर से निकाल के इंडस्ट्रीज को दे दिए हैं। बोलने नहीं आता, 2 साल समय जीवन का चला गया, 700 दिन गुजार चुके हैं, नहीं बोलने आता है। उससे तो कम से कम आप अच्छे हैं। अभी आए हुए हुआ ही कितना दिन है, 15 दिन हुआ, 17 दिन हुआ है, इससे पहले तो कभी बोल भी नहीं रहे थे, और आज आप बोल रहे हैं। क्या ये छोटी मोटी अचीवमेंट है? आने वाला टाइम में 2 महीने के बाद में आप कहां जाइएगा आपको अंदाजा है, क्योंकि कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर पड़त निशान। हम लोग छोटा स्टेप से तैयार करेंगे, और छोटा स्टेप करते 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 एक दिन बड़ा रैंक मार लेंगे, जो जमाना को बिलीव भी नहीं होगा, और वो हम करके जमाने को दिखा देंगे। बशर्ते कंटिन्यूटी नहीं तो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। आप डेली आइए, सक्सेस आपका कदम चूमेगी, है ना। आइए अमित जी, निकलिए बाहर। हेलो दोस्त, मेरा नाम अमर प्रसाद है। आज हम लोकतांत्रिक की मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार तो 6 हैं, लेकिन हम कुछ अधिकारों पे बात करेंगे। देखिए, जैसे कि स्वतंत्रता के अधिकार। आज हम लोग स्वतंत्र रूप से कहीं घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, इस देश से उस देश भी जा सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी है। हम लोग अपना धर्म भी परिवर्तन कर सकते हैं, और धर्म और जाति भी परिवर्तन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के अधिकार अगर कहें तो मूल रूप से हम स्वतंत्र हैं। कहीं भी कुछ अगर अपना बात विराम बोलना चाहते हैं तो रख सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। और धार्मिक परिवर्तन का सिद्धांत, जैसे कि धर्म परिवर्तन, आप एक धर्म से दूसरे धर्म में जा सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं। अगर आपको कोई फोर्स करता है तो वो अलीगल है। आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई रोक भी नहीं सकता है, कोई कह भी नहीं सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं। और
थैंक्स अमर जी। नेक्स्ट टाइम अमर जी थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई बात नहीं, हो जाता है कि नहीं। यहाँ आके बहुत सारी डर होती है कि नहीं। वहाँ तैयारी अच्छा रहता है, पानी पी के भी वहाँ से उठते हैं कि जाएंगे इस बार जो है पूरा एकदम धो के आएंगे, लेकिन धुला के हम निकलते हैं। कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बेचारे अमर जी वहाँ से उठने से पहले पूरा पानी पी गए 1 लीटर, लेकिन यहाँ आने के बाद वो निकला है ही नहीं जो निकालना ही चाहे। कोई बात नहीं अमर जी, नेक्स्ट टाइम, अभी जिंदगी खत्म थोड़ी हुई है। आइए, क्या नाम हुआ? मोती जी, आइए मोती जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ मोती कुमार। मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है 2019 में ही। हम आज बोलना चाह रहे हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। हम अभी सारा पूरा तो नहीं पढ़े हैं, पर जितना पढ़े है उतना कोशिश करते हैं। बौद्ध धर्म का स्थापना जो है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था। बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम बुद्ध पड़ा। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, यानी कि वैसा व्यक्ति जिनके पास पर्याप्त ज्ञान हो चुका है, उनको अब ज्ञान की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक कि हम बात करते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो उनकी माता का नाम महामाया थी, और उनके पिता का नाम सुद्धोधन थे, जो शाक्यगण के मुखिया थे। और गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था, तो उनका पालन पोषण जो है उनकी मौसी, जिनका नाम गौतमी प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण और सारा कुछ किया। गौतम बुद्ध के बारे में कोई बताए थे कि ये आगे जाकर के, या तो कौंडिल्य जिनका नाम था, वो बताए थे कि वो गुरु थे, वो बताए थे कि ये आगे जाकर के या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा ये साधु बनेगा। पर समय का पहिया घुमा। उनके पिताजी और माता जो मौसी थी, वो उनका इच्छा तो ये था कि ये बहुत बड़े राजा बने। उनको सारा सुख सुविधा दिया गया, और सारा सुख सुविधा दिया गया। 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या के साथ किया गया, जिनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए। घर छोड़ने के पीछे कारण ये था कि वो जब एक बार राजमहल से बाहर निकले तो उनको 4 दृश्य दिखाई दिया। पहला कि एक बीमार व्यक्ति जिनका मन दुखी था, और दूसरा एक बूढ़ा व्यक्ति जिनका शरीर जर्जर हो चुका था, पूरा समाप्त हो चुका था, और तीसरा था एक मृत व्यक्ति के पीछे उनका सारा परिवार शोक के पीछे पड़ा हुआ था, और चौथा था ये सन्यासी जो प्रसन्न मुद्रा में टहल रहे थे, घूम रहे थे। तो वो सन्यासी को देखकर गौतम बुद्ध बहुत प्रभावित हुए, और इन्हीं सब कारणों के बाद वो 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसके बाद वह घर छोड़कर भाग गए, घर छोड़कर चले गए। उसके बाद घर छोड़कर चले गए। तब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्र तत्र भटकते रहे। तो इसी क्रम में उनको एक गुरु मिला जिनका नाम अलार कलाम था, और ऐसा कहा जाता है कि वो उनके प्रथम गुरु भी थे। उनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद वो उनसे भी उनको इच्छा नहीं भरा, उनको ऐसा लगा कि अभी भी कुछ बाकी है, तो उससे आगे चले। फिर उनको रुद्रक रामपुत्र एक गुरु थे, उनके पास गए, उनसे भी शिक्षा ग्रहण किए। फिर भी उनका इच्छा भरा नहीं, और फिर यत्र तत्र भटकने लगे। उसके बाद ज्ञान की तलाश में भटक ही रहे थे, तो उन्हें 5 ब्राह्मण साथी मिले, जिनका नाम था सादिया, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। तो ये 5 ब्राह्मण थे। इनके साथ गौतम बुद्ध भी तपस्या करने लगे, भूखे प्यासे रहकर। और ऐसे करते करते काफ़ी दिनों के बाद उनको ज्ञान तो नहीं मिला, लेकिन उनका शरीर जो है वो काफ़ी जर्जर हो चुका था। वो भूखे प्यासे रहकर ये करते थे। तो एक महिला थी जिनका
नाम था सुजाता। वो उस जहाँ वो तपस्या कर रहे थे उस आसपास से वो हमेशा गुजरती थी, तो वो देखती थी कि इनका शरीर काफ़ी जर्जर हो चुका है। तो वो महिला उनको बताई गौतम बुद्ध को कि आप ऐसा नहीं कीजिए, भूखे प्यासे रहकर नहीं कीजिए तपस्या, नहीं तो ज्ञान तो नहीं मिलेगा, आप मर जाएंगे। तब उन्हीं के बातों पर वो गौतम बुद्ध उनके द्वारा दिया गया खीर खाएं, और ऐसा जब वो पांचों ब्राह्मण देखे तो वो गौतम बुद्ध को पथभ्रष्ट कहते हुए इनको छोड़कर चले गए, ये अकेला हो गए। तब गौतम बुद्ध अकेले ही तपस्या किए और बाद के दिनों में जाकर 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जो 5 ब्राह्मण साथी उनको छोड़कर गए थे, पहला उपदेश वो उन्हीं 5 ब्राह्मण साथी को दिए जो सारनाथ में दिए थे, यूपी में पड़ता है सारनाथ। और उन्हीं 5 ब्राह्मण साथी को दीक्षा दिए, और इसके बाद के दिनों में जाकर जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इसके बाद के दिनों में जाकर ये 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बस यहीं तक, धन्यवाद। थैंक यू मोती जी, बड़ा अच्छा बुद्ध के बारे में समझाए आपको, है ना। यानी अंदर से बुद्ध के प्रति प्रेम जो है इनका अथाह है, नहीं, और बड़ा एक एक बात को अच्छे तरीके से वो यहाँ भूल ही जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ कोई बचेगा। यहाँ आप वहाँ से पढ़ के आइए 10 लाइन, यहाँ बोलिए 3 लाइन, 7 लाइन ऑटोमेटिक चला जाता, पता नहीं कौन सा रास्ता है, कौन सा ही मंजिल है, यहाँ आने के बाद निकल ही जाता सब। लेकिन ये कुछ दिन होगा मोती जी, है ना गुड़िया, ज्यादा नहीं है, 1 महीना और 1 महीना के बाद तो दुनिया के किसी स्टेज पे चढ़ के आप भौंकिएगा और जमाना सुनने के लिए तैयार होगा, आपको डर नहीं लगेगा, चाहे ठंड हो या गर्मी हो। प्रैक्टिस ही ना इंसान को परफेक्ट बनाता है, बस वो प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। आज किए कितना, अभी तो 2 तो जीडी हुआ है, जब तक 200 जीडी ना हो तो तक मजा क्या है जीवन में। उसके बाद कोई होगा जोड़ा, पटना तो छोड़ दिए, हिंदुस्तान में कोई जोड़ा होगा, कर ले ट्राई, है ना। आवन उसका हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चिल्ला के जैसे मम्मी से बोलती हो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम अनुषा कुमारी है, मैं पटना जिला से हूँ। मेरा आज का टॉपिक है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक गांव की बड़ी सी समस्याओं में से एक है। दहेज प्रथा विशेषकर देश की बड़ी समस्या। अच्छा, फिर से बोलो। दहेज प्रथा विश्व की क्या था? कह सकती हो, कहो। अच्छा, देश की सबसे बड़ी समस्या में, सबसे बड़ी कुरीतियों में से एक है। जी सर, दहेज प्रथा देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह ज़्यादातर गांव में देखने के लिए अधिक मिलती है। गांव में लोग इसे देने के कारण काफ़ी लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। इसके कारण अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनकी शादी के लिए पैसे खर्च करने के लिए जमा करते हैं। यह समस्या गरीब लोगों को ज़्यादा होती है। इसे ख़त्म करने के लिए युवाओं को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। इसे ख़त्म करना युवाओं के लिए ऐसे है जैसे उनके घर में अगर दहेज की बात होती है तो उन्हें ख़त्म करने के लिए विरोध करना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे यह प्रथा ख़त्म हो सकती है। बस सर, इतना ही। थैंक यू अनुष्का, वेरी गुड। दहेज प्रथा पे बोली, बड़ी बारीकी से बात रखी। और मैं भी यही बात बोलना चाहूँगा कि जब आप सक्सेस हो जाइएगा जीवन में, जब दुनिया आपको सलाम करना शुरू कर देगी, तो जीवन में कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दहेज मत लीजिएगा, इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। आपसे ज़्यादा 2 फीट कौन उछलते हैं? आपके बाबूजी, धोती पहन के। मैं तो बेटा मेरा बन गया SDM, अब तो मैं दहेज लूँगा।
तो पापा के कान में जाके कहेगा पापा जमीन पे रहो, आपका बेटा राम नहीं बना है, आपका बेटा अल्लाह नहीं बना, जीसस नहीं बना, वाहिगुरु नहीं बना है, आपका बेटा एक इंसान है, एक जॉब लगी है, महीने की पगार आने वाली है, वो फिक्स हुई है, इसके सिवा कोई फिक्स नहीं हुई है, इसके लिए इतना उतावलेपन होने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी करो, मैं ये जरूर कहूंगा जिस काबिल हो उस काबिल लड़की को ढूंढो, लेकिन दहेज लेके लड़की ढूंढो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखा जाए। और सच बात है, थोड़ी कमी तो है ही है, आप लोगों में भी थोड़ी कमी जो है, और सबसे बड़ी कमी कह सकते हैं तो गांव के लोगों में है। गांव के लोग बेटी को नहीं पढ़ा सकते हैं, 20 लाख दहेज दे सकते हैं, लेकिन सुजीत सर का 2 लाख फीस नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अरे जो फीस जो रखे हुए दहेज के लिए 2 लाख दे दो ना, बेटिया की जिंदगी जन्नत बन जाएगी, बेटिया खुद एसडीएम उतार लेगी, जो तुम्हारी औकात के बाहर की बात है। पगड़ी बिक जाएगी फिर भी एसडीएम नहीं उतरेगा तुमसे, क्या गलत बोल रहा हूं? एक सिंपल किसान अगर है, उसकी हैसियत है कि एसडीएम उतार लेगा, वो पूरा जमीन जायदाद बेच देगा ना, खुद भी बिक जाएगा ना, तब भी एसडीएम दामाद नहीं उतार सकता। बेटिया को पढ़ा दो, वो आईएएस उतार के लाके दिखा देगी तुमको, पगड़ी भी सुरक्षित रहेगा, जमीन जायदाद भी सुरक्षित रहेगा, और दामाद भी आईएएस उतर के आ जाएगा घर पे। लेकिन लोगों को समझाऊं तो कैसे समझाऊं? लोग समझने के लिए तैयारी आज भी नहीं है। एकदम पढ़ाओ, जी जान लगा के पढ़ाओ, गरीब घर में शादी जरूर करो। 20 लाख देके कर रहे हो ना शादी, 12 लाख देके शादी करो, 8 लाख उसको पढ़ाने में लगाओ। अगर गरीब घर में भी जाएगी उस घर को जन्नत बना कर रख देगी। अमीर घर में धर आओगे, 10 दिन के बाद डिवोर्स हो जाएगा, जाना उछल कूद के पुलिस थाना में लिखाने के लिए FIR, और चक्कर पे चक्कर लगाते रहना। शायद इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को समझ आए। गांव की बेटियां भी गांव से निकल के शहर में आके अपनी जीवन जिए, एसडीएम बनने के लिए पूरी कायनात को झोंक दे, है ना? चलिए आइए, कैसा फील हुआ? लगा चली थी आंधी, समझ में आया? सुन्न सा हो गया ना दिमाग? आज आपको छोड़ दिया, लास्ट वार्निंग। जॉनसन जी, कल हम ब्रेटली बना देंगे नेक्स्ट टाइम में, याद रखिएगा। चलें कहेंगे सुजीत सर आप इतना करते हो, स्टूडेंट का जान ले लोगे। जान नहीं ले लेंगे, हमको 1 साल में जॉनसन जी रिजल्ट चाहिए बस। या तो रिजल्ट दीजिए, नहीं तो घर जाइए, पटना में भीड़ नहीं लगाइए, पूरी ताकत लगाओ, पूरी मेहनत लगाओ, रात को रात ना समझो, दिन को दिन ना समझो, पागलों की तरह मेहनत करो कि जिस साल तुम बैठो एग्जाम में उस साल रिजल्ट होनी चाहिए, है ना आकाश जी? बस अगर 2 कदम पीछे चले हो तो अगला जो छलांग लगेगा वो 10 कदम आगे का छलांग लगना चाहिए। बताना चाहिए जमाने को, अबे तुम IIT कंप्लीट किया, बे इंजीनियर हो, और हम इस जिला के ही मालिक हैं, है कि नहीं? उसको भी 4 साल लगेगा ना, भी बीटेक 4 साल के बाद ही होगा ना। 4 साल में तो तुम तो 40 राज्य जीत जाओगे, है कि नहीं? बस मेहनत होनी चाहिए पागलों वाली। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन बताइए, पीछे वाला क्वेश्चन पे चर्चा करें। पीछे कोई क्वेश्चन बताइए जो दिए हम जो दिए हैं इसके पीछे। क्या बोले? हाँ, गांव में। आइए आइए इधर। क्वेश्चन क्या है? एकदम बेसिक है, हम लोग सीख रहे हैं लिखने के लिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लिखने के लिए क्या करें, सीख जाएं। और लिखने के लिए, सीखने के लिए आपको क्या करना होगा?